सॉल्यूशन चैप्टर के रीजनिंग क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है छोटा छोटा क्वेश्चंस का पोर्शन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जो चैप्टर पढ़े हैं उसी चैप्टर में से बहुत ही इजी सवाल लेकिन घुमाव होगा। मतलब रीजनिंग टाइप का आपको अभी क्वेश्चंस आंसर बताएंगे। ओके, तो आज 11 क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत इजी होगा लेकिन सुनने में आपको अटपटांग लगेगा। तो आज गाइस स्टार्ट करते हैं दिमाग को दही बनाने वाला क्वेश्चन चैप्टर सॉल्यूशन से। लेक्चर 19 होगा ये। ओके, नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, पेट्रोल और पानी को आपस में मिश्रित नहीं कर सकते हैं। सबको पता है, एक तेल है दूसरा जल है। इसका कुछ और भी रीजन है। पेट्रोल और पानी को हम क्यों नहीं आपस में मिक्स कर सकते हैं? लुक एट, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ओके, और पेट्रोल का क्या होता है? आइसो ऑक्टेन। तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 अब यदि इसको आप यूपेक नेम में लिखोगे तो यह हो जाएगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओके गाइस, तो आप या तो ये कॉमन नेम बोल दो या यूपेक नेम बोल दो या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बोल सकते हो C8H18। पेट्रोल का फॉर्मूला होगा ये। अब ये दोनों में एक कॉमन बात देखते हैं, ठीक है? दोनों कंपाउंड है और इसमें देखते हैं H बॉन्ड होता है H2O में H बॉन्ड होता है, बट इसमें देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ कहीं पर भी ये H बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये पोलर होने के कारण ये पोलर है और ये क्या है? नॉन पोलर। ओके गाइस, ये ध्रुवीय कंपाउंड है H2O और पेट्रोल जो होगा C8H18 ये अध्रुवीय होगा। अब हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। यदि पेट्रोल का भी फॉर्मूला ध्रुवीय होता तब दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, लेकिन यहां पर देखते हैं जल ध्रुवीय है और पेट्रोल अध्रुवीय है। इसी दोनों के वजह से जल पेट्रोल में मिक्स नहीं होता है। किसके वजह से? जल ध्रुवीय है, पेट्रोल अध्रुवीय है। इसी दोनों के कारण पेट्रोल जल आपस में कभी मिश्रित नहीं होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है? क्वेश्चन था कि जल में पेट्रोल को हम मिश्रित नहीं कर सकते हैं, क्यों? इसका आंसर होगा क्योंकि H2O ध्रुवीय होता है और पेट्रोल C8H18 नॉन पोलर अध्रुवीय होता है। इसी के वजह से हम दोनों को एक दूसरे में मिक्स नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। हम जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे सभी क्वेश्चंस का PDF व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है और सभी क्वेश्चंस का PDF ग्रुप में जाएगा। अब फटाफट नोट करना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, क्या किया जाए कि प्याज को काटने से आंख से जो आंसू निकलता है वो निकलना बंद हो जाए? आइडिया लगाओ, कुछ आइडिया लगाओ। ऐसा हम क्या करें कि प्याज को जब काटेंगे तो आंख से आंसू नहीं निकले? बहुत सिंपल है। कोई भी रसोईया इस बात को अपना लेगा तो याद रखेंगे प्याज काटते वक्त उसके आंख से आंसू नहीं निकलेगा। बहुत सिंपल इसका है मीनिंग्स। सबसे पहले क्या करो आप, प्याज ओनियन को रेफ्रिजरेटर में रख दो। ओनियन को कहा? प्याज को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। जैसे प्याज को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो जब प्याज को काटते हैं तो उसमें आंसू निकालने वाला जो पदार्थ होता है उसका वाष्प दाब कम जाता है। उसका वाष्प दाब क्या होता है? कम जाता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर कम करेंगे
तो आंसू बहाने वाला जो पदार्थ होगा उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। जब उसका वाष्प दाब कम होगा तो याद रखेंगे कि वह वाष्प बन के नहीं उड़ पाएगा, जिसके कारण आपके आंख तक नहीं पड़ेगा। तो यह कर सकते हैं, प्याज को रेफ्रिजरेटर में रख करके कुछ देर उसके बाद काटिए, आपके आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। या रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो इसका दूसरा सिस्टम भी है, प्याज को आप कुछ देर पानी में रख दें, उससे भी क्या होगा, प्याज ठंडा हो जाएगा। जब प्याज ठंडा हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि उसका भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो आंसू निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो बहुत कम मात्रा में निकलेगा। स्पष्ट हो गया। प्याज को पानी में कुछ देर रख के काटेंगे फिर भी आंसू नहीं निकलेगा, या प्याज को रेफ्रिजरेटर में रख के करेंगे फिर भी आंसू नहीं निकलेगा। ये दो ऑप्शन ऐसा है, आप करेंगे, आप प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, आपके आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। यदि ज्यादा अमाउंट में करना तो इसी तरह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अमोनिया का नाम सुने होंगे, NH3। अमोनिया के बोतल को खोलने से पहले ठंडा किया जाता है, क्यों? अमोनिया के बोतल को खोलने से पहले ठंडा किया जाता है, क्यों? क्योंकि अमोनिया का वाष्प दाब ज्यादा होता है, क्योंकि यह वाष्पशील होता है। यह क्या होता है? वोलाटाइल होता है, वाष्पशील लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके कारण जैसे ही इसको हम खोलेंगे ये उड़ना स्टार्ट कर देगा। अब क्या करें तो अमोनिया नहीं उड़े? सिंपल है, ठंडा कर देंगे। जैसे ठंडा करेंगे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ठंडा करेंगे इसका वेपर प्रेशर कम होगा, किसका? अमोनिया का। जैसे वेपर प्रेशर कम होगा तो याद रखेंगे इसका वाष्प बनना बहुत कम हो जाएगा, और रिजल्टेंट ये होगा कि जब हम अमोनिया के बोतल को खोलेंगे तो अमोनिया एक साथ बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि हम अमोनिया के बोतल को यदि एकाएक खोलते हैं तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा, ताकि उसका क्या हो जाए? वाष्प दाब घट जाए। तो तीसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का है, सब रीजनिंग टाइप का भी 11 क्वेश्चन बताएंगे। चौथा क्वेश्चन, अंडा को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे, ओके। बॉईल करने के बाद उसके बाहरी जो कवच होते हैं उसको हटा देंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। उसको हटाने के बाद हम दो चीज में रखेंगे, पहला अशुद्ध जल में रखेंगे तो क्या हो सकता है, और दूसरा NaCl के विलयन में रखेंगे तो क्या होगा। दोनों कंडीशन बताने आपको। अब देखिए, जब अशुद्ध जल में रखेंगे, कौन सा? बॉयल एक को, जिसके ऊपर से कवच हटा दिया गया है, जब उसके ऊपर से कवच हटा देंगे और पानी में हम रखेंगे तो याद रखेंगे अंडा का साइज बढ़ जाएगा। अंडा का साइज बढ़ जाएगा। अब इसका मैं कारण भी बताऊंगा, लेकिन NaCl के विलयन में जैसे रखेंगे तो यह हो जाएगा, अंडा का साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें अंडा क्या होगा? फूल जाएगा। इसमें अंडा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इसके और भी इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे आप किशमिश को भी रखेंगे तो यही होगा, चना को भी रखेंगे तो यही होगा। पहले मैं इसका रीजन बताता हूं। जब अशुद्ध जल में हम अंडा को रखेंगे, ठीक है, इस अंडे को हम जब रखेंगे तो क्या होगा कि जब अंडा में प्रवेश करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से जल क्या होगा? विलायक जो है प्रसरण की क्रिया द्वारा अंडा में प्रवेश करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण अंडा का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हमारा H2O है, अंडा का साइज क्या होता है? बढ़ जाएगा, यानी अंडा फूल जाएगा। दूसरा क्या, जब NaCl के विलयन में या लवण वाले विलयन में, लुक एट, जब लवण वाले विलयन में हम अंडा को रखेंगे तो इसमें कंडीशन उल्टा हो जाएगा। ये हमारा क्या है? NaCl का विलयन है, ठीक है। जैसे हम अंडा को NaCl के विलयन में रखेंगे तो अंडा में जो भी पानी होगा वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अंडा में जो भी होगा पानी वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। केवल विलायक ही क्या होता है? आर पार होता है। तो याद रखेंगे इस सिचुएशन में अंडा सिकुड़ जाएगा। कब? जब NaCl के विलयन में होगा।
इसके अलावा KCl का भी विलयन हो सकता है, चीनी का भी विलयन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंडा के लिए NaCl का विलयन लगेगा। लेकिन केवल शुद्ध जल लेंगे तब विलायक का प्रवाह किधर होगा, विलायक से अंडे के अंदर की ओर। इसको बोलते हैं अंतःप्रासरण, अंतःप्रासरण, इनर ऑस्मोसिस। इस क्रिया के कारण अंदर पानी जाएगा। एक होता है एक्सटीरियर ऑस्मोसिस, बाहरी प्रासरण। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि विलायक के कण अंडा से बाहर निकलेगा। सिंपल है, तब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन समझ में आ गया होगा सबको, ओके। अब इसी टाइप से हम पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन पीडीएफ भेजेंगे, फटाफट नोट करना, अभी समझते जाओ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आखिर होगा कैसे और किस टाइप से पूछा जाता है। हम पांचवा क्वेश्चन लेके चलते हैं, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें आपको हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बताएंगे। तो आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, सपोज दैट ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, A+ और B क्या चीज माइनस में। अब क्या करते हैं कि हम बर्फीली एरिया में चलते हैं, या अपने हाथ में ही बर्फ ले लेते हैं, सिंपल है, कुछ भी कर सकते हैं। और यदि बर्फ पर हम नमक रख दें, या जहां बर्फ जम गया वहां पर हम नमक दे दें, तो क्या हो सकता है, आप आइडिया लगाओ। तब सिचुएशन होगा क्या, यदि हम बर्फ पर नमक रख देंगे तो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत तेजी से, क्योंकि नमक जो है NaCl जो है ये टूटेगा Na+ में और क्या चीज Cl- में। जब टूटेगा इसका जो ऊर्जा निकलेगा यह ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा कौन, H2O, यानी ये आइस के रूप में है। जब ये ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा तो सीधी बात है बर्फ के भी अणु टूटेंगे। तो बर्फ के अणु टूटेंगे तो क्या होगा, पानी में बन जाएगा। इसलिए यदि कहीं पर पतला चादर हो जाए रोड पर, सपोज दैट कहीं सड़क पर पतली चादर बिछ गया, किसका, बर्फ का, तो वहां पर याद रखेंगे या तो NaCl का छिड़काव कर दिया जाता है, या KCl का छिड़काव कर दिया जाता है, या CaCl2 का छिड़काव कर दिया जाता है, या CaF2 का छिड़काव कर दिया जाता है। सो गाइस, ये जितने भी कंपाउंड है सब आयन में टूटेगा उसका, और टूटेगा तो उसके हिमांक को क्या करता है, और बढ़ा देता है, उसके हिमांक को और बढ़ाता है, जिसके वजह से ये सब जमेगा नहीं, तो जिसके कारण पानी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा। जब सड़कों पर बर्फ जम जाए तो क्या करना चाहिए, नमक का छिड़काव जगह कर देना चाहिए, या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर देना चाहिए, या पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव कर देना चाहिए, या CF2 का छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगा और रास्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है। जब सड़क पर बर्फ जम जाए तो उसको साफ करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे इसी टाइप से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सबका PDF में भेजूंगा, अभी देखते जाए शॉर्टकट सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बताऊंगा वन टॉप गुणांक निकालने के लिए। कहता है K4 FeCN6 और दूसरा है Al2SO4 का होल 3। इसमें कहता है I का मान क्या होगा, वन टॉप गुणांक। बहुत शॉर्टकट इसका मैं बताऊंगा, किसी का भी वन टॉप गुणांक देखते एक झटके में निकाल सकते हो, किसी भी कंपाउंड का पूछे। तो सबसे पहले देख लो फर्स्ट सिचुएशन में ये कितने अणु हैं, ये एक है और ये भी क्या है, एक है। एक जो स्टार्ट में होता है प्राइमरी स्टेज में वो सिद्धांतिक मान होता है, पता है ना। चलो इसको तोड़ो, अभी इसे जस्ट इसे पिछले वाला वीडियो देख लो, इसे जस्ट पिछले वाला वीडियो में यही सब बताया गया है ना। तो हम इसको तोड़ते हैं, K4 FeCN6 ये टूटेगा K प्लस FeCN6। अब ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4- हो जाएगा। अब देखेंगे इसके कितने वियोजित होने के बाद कितने अणु हुआ। अब वियोजन होने से पहले कितने अणु था, वियोजन होने के पूर्व 1 अणु था। अब वियोजन होने के बाद 4, इसके आगे 1 साइलेंट है, कितना हो गया 5। तो I बराबर क्या होता, वियोजन से पहले, ठीक है, और वियोजन के बाद दोनों के मान को पहले निकाल लेंगे।
तब इसका फॉर्मूला होगा वियोजन के बाद जो टूटा होगा टोटल 415 बटे वियोजन से पहले जो मात्रा था, वियोजन से पहले 1, यानी कि प्रेक्षित मान 415 निकला और सैद्धांतिक मान इसका कितना 1, 4 1 कितना 5 बटे 1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? बराबर एकदम सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यदि हम इसका चले लेकर के Al2SO4 लुक एट, ये तो हो गया आपका 1 नंबर Al2SO4 को आप तोड़ो तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 ठो है, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होगा 3 प्लस SO4 कितना है 1 ही है, और SO4 पर कितना, सॉरी SO4 का होल 3 है ना, SO4 का होल 3 होगा क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 होता है, तो SO4 का होल 3 तो 3 है तो 3 आगे लग जाएगा, SO4 पर डबल माइनस। अब एकदम सिंपल है, देख के बताओ दो एक ही झटका में। इस साइड आगे कितना है 1, और ये साइड देखेंगे टूटने के बाद टोटल कितना हुआ 2 3 5, 2 3 5, यही तो करना है आपको। ये साइड वाला टोटल जोड़ दो और इस साइड वाला बटे कर दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई 5 बटे 1 यानी 5। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस टाइप का यदि वांठा गुणक आपको पूछा है यानी कंपाउंड में, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे, कितना चार्ज होगा वो बैलेंस कर लेंगे, और टूटने के बाद जो हुआ वो, और टूटने से पहले जो था वो बटे कर दे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका ट्रिक यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में किशमिश को जब हम पानी में डालेंगे तो फूल जाएगा, लेकिन चीनी के सांद्र विलयन में डालेंगे तो सिकुड़ जाएगा। देखिए अभी जस्ट आपको बताया कि अंडे वाला कहानी सेम टू सेम वही है। इस पर आपको चना भी दे देगा, चना को शुद्ध जल में डालेंगे तो फूल जाएगा, लेकिन नमकीन जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी टाइप का सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। जब किशमिश को हम है ना पानी में डालते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में पानी जो है किशमिश के अंदर जाएगा। जब पानी किशमिश के अंदर जाएगा तो किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, यानी अपने साइज से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पानी के अणु चले गए हैं। लेकिन जल के अलावे यदि हम इसमें कहता है चीनी का सांद्र विलयन लिया जाए, सपोज दैट ये शुगर का कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, इसमें किशमिश के हम टुकड़े को रख दिए, क्या होगा, अब इसके अंदर जो भी विलायक होगा यानी जल होगा वो चीनी की ओर प्रवाह करना शुरू कर देगा, चीनी की ओर प्रवाह करना शुरू कर देगा, यानी पानी अंदर से निकल बाहर आना शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन में चीनी सिकुड़ जाएगा। तो याद रखेंगे जब चीनी के विलयन में हम किशमिश को रखेंगे तो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उससे पानी बाहर निकलता है। लेकिन जब जल में हम किशमिश को रखेंगे तो वो फूल जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जल इसके अंदर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। आप किसी से भी इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसका मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं। 2 बर्तन लेते हैं, एक पतीला लेते हैं, दूसरा हम कुकर लेते हैं, दोनों में पानी रख देते हैं। क्वेश्चन बड़ी गौर से सुनिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप किसी से भी ये क्वेश्चन करोगे तो 100% गारंटी लेते हैं वो गलत जवाब देगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और घरेलू प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। एक पतीला लेते हैं, दूसरा कुकर लेते हैं। ओके, पतीला में भी पानी रखते हैं और कुकर में भी पानी रख के दोनों को हम गर्म करते हैं। तो आपको बताना पहले कौन सा बर्तन का पानी बॉयल होगा। तो आपका जवाब होगा प्रेशर कुकर का, जो कि गलत है। आपका सही जवाब होगा पतीला वाला पानी पहले बॉयल करना स्टार्ट करेगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि उस पतीले में भी दाल रखते हैं, उस प्रेशर कुकर में भी दाल रखते हैं, तो पहले कौन दाल आपका गल जाएगा। इसका जवाब आप बिल्कुल सही दे दोगे, प्रेशर कुकर का, क्योंकि उसका उष्मा ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, पतीले की अपेक्षा, तो उष्मा को ग्रहण करके दाल गल जाएगा। अब आपको यह समझाते हैं कि खुले बर्तन का गलनांक पहले, खुले बर्तन में क्वथनांक पहले क्यों होगा और कुकर का क्वथनांक बाद में क्यों होगा। 2 बर्तन को लेकर के जब हम गर्म करेंगे, एक
कुकर में जब हम लेके गर्म करेंगे, और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा मेरे पास पतीला है। इसमें दोनों में हम लेकर के पानी को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, तो आप याद रखना कि इसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सी से क्या होता है, ज्यादा होता है। 100 डिग्री सी से इसके अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तब बाह्य दाब के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी के बराबर होता है। अब आप समझ में आ गया होगा आपको, इसका 100 डिग्री सी ऊपर बॉयल हो रहा है, इसका 100 डिग्री सी से ज्यादा पे बॉयल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर का जो दाब है उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान 100 डिग्री सी से ज्यादा होता है। इसलिए कुकर में रखा जल 100 डिग्री सी से ज्यादा पर बॉयल करेगा, जबकि पतीले में रखा जल 100 डिग्री सी पर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो यही टेम्परेचर क्या करेगा, दाल एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण दाल गल जाएगा। लेकिन ये 100 डिग्री सी है, इसका टेम्परेचर कम है, तो इसमें दाल लेट से सीजेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हम 9 चलते हैं। मैं बोल दिया सबका पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। और जहां तक आपको संभव लगे जो नोट करने का शॉर्टकट आप फटाफट नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप इसमें आपको कहता है C6H12O6 LiCl K4FeCN6 Na2SO4, ये सबका जो है सममोलर है, ये सभी के सभी विलयन सममोलर है, ठीक है। तो कहता है इसका किस, इसमें से कौन से कंपाउंड है जिसका कि क्वथनांक ज्यादा होगा, एब्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें से ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको यह जानना है कि किसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, किसका हिमांक अवलंबन ज्यादा होगा, किसका प्रसरण दाब ज्यादा होगा। ये सारे क्वेश्चंस का ट्रिक है, आपको मैं बताऊंगा, आप 100% समझ जाओगे। सबसे पहले इसमें खोजो आयनिक कंपाउंड कौन है, खोजो। तो आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये सब के सब आयनिक कंपाउंड है। अब ये देखते हैं क्या है, आयनिक कंपाउंड नहीं है तो इसका सबसे कम होगा सब कुछ, हिमांक अवलंबन भी इसका कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम होगा, और प्रसरण दाब भी इसका कम होगा। तो इसको सबसे लास्ट में सजाना है। बढ़ते क्रम कहेगा पहले इसको लेंगे, घटते क्रम कहेगा तो इसको सबसे लास्ट में लेंगे। अब जो दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा आयन में कौन विभाजित होता है। तो देखते हैं LiCl, Li प्लस में और Cl माइनस में, इसमें टूटने की बात करें तो 2 ठोड़ा, एक एक 2 ठोड़ा, ठीक है। अब दूसरा देखें K4FeCN6, इसको तोड़िए, कितना पार्ट में, 4K प्लस FeCN6। यदि इसकी मैं बात करूं तो 1 4 कितना, इसमें आपका 5 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट Na2SO4, यदि इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस 2 ठो प्लस SO4 माइनस माइनस 1, तो 2 1 कितना 3 हो रहा गाइस। अब सबसे पहले देखिए जिसका ज्यादा होगा विभाजन उसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, हिमांक अवनमन ज्यादा होगा, प्रसरण दाब ज्यादा होगा। अब इसमें आपको यदि कहे बढ़ते क्रम में सजाने के लिए तो सबसे पहले सबसे कम वाला लेंगे, घटते क्रम में कहे तो किसको लेना, सबसे ज्यादा वाला को लेना है। तो सबसे ज्यादा देखेंगे 5 है, इससे कम कौन है 3 है, अब 3 से कम कौन है 2 है, और कौन नहीं टूटेगा तो आपका ग्लूकोज नहीं टूटेगा, सबसे लास्ट में ये हो जाएगा, सबसे छोटा है। तो यदि आपको घटते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले किसको लोगे, K4FeCN6 को लेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे कम कौन हो रहा है देख लो, Na2SO4, इससे कम कौन है LiCl, इससे भी कम कौन है C6H12O6। गाइस समझ गए होंगे, ये ट्रिक बहुत कमाल का ट्रिक है, आप इधर समझ गए होंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेगा नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखेंगे गर्मी के दिनों में
जब कार चलती है तो उसके इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या डाला जाता है? पता है? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला OHCH2CH2OH, या डायरेक्ट यदि लिखते हैं C2H6O2 इसका फॉर्मूला होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल को डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? जब देखते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, वैसे भी जानते हैं अल्कोहल हम अपने स्किन पर लगाते हैं तो क्या करता है, ये हमारे स्किन पर जो एनर्जी होती है, जहां उसमें होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां पर खाली प्लेस हो जाता है जहां ठंडक हमको महसूस होता है। उसी तरह से इथिलीन ग्लाइकॉल जो अल्कोहल ग्रुप का है, इसको जब हम डालते हैं इंजन में, रेडिएटर में, तो ये क्या करती है, इंजन को ठंडा कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे प्रकार की घटनाएं होने से बचा जा सकता है। समझ में आ गया होगा? तो गर्मी के दिनों में रेडिएटर में हम लोग गाड़ी में, कार में क्या यूज करते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो हमारे इंजन को ठंडा रखती है और कोई भी अप्रिय घटना होने से हम बच जाते हैं। समझ में सबको आ गया होगा? क्योंकि गर्मी आज के डेट में 50 डिग्री सी से पार हो जाती है, जो संभवतः पेट्रोल गाड़ी में आग पकड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या दिया जाता है? इथिलीन ग्लाइकॉल। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है। आप देखते होंगे पर्वतारोही जब पर्वत पर जाता है तो सिलेंडर लेता है, या गोताखोर जब पानी के अंदर जाता है तो वो भी सिलेंडर लेता है। तो उसमें कौन कौन से तत्व का मिश्रण होता है और कितना % होता है? तो उसमें 3 तत्व का मिश्रण होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, दूसरा ऑक्सीजन का और तीसरा हीलियम का। ये तीनों का मिश्रण होता है। तो तीनों का % अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का 56.2%, इससे कम ऑक्सीजन का 32.1% और इससे भी कम हीलियम का होता है 11.7%। ठीक है। सबको आप ऐड करोगे, आई थिंक 100% का ये सॉल्यूशन होता है 3 एलिमेंट का। कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है और हीलियम का होता है। आई थिंक ये अभी 11 क्वेश्चन जो बताए हैं, इसमें से गाइस कौन सा क्वेश्चंस आपको सबसे मजेदार लगा और घुमाने वाला लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और ये 11 क्वेश्चंस का आपको PDF का लेक्चर अभी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो भी बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। ये फुल्ली आपका हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको लेक्चर के साथ थ्योरी भी ग्रुप में चला जाता है। सो गाइस, कैसा लगा ये लेक्चर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो ये सभी उटपटांग क्वेश्चन नहीं बल्कि रीजनिंग क्वेश्चन है, और रीजनिंग को आप अपने भाषा में उटपटांग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन चकराने के लिए। तो ये केमिस्ट्री का ये सॉल्यूशन चैप्टर का रीजनिंग क्वेश्चन था। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के। ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे। बाय बाय।